हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि आई गेस सब लोगों को ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है, जिसका नाम है बर्मुडा ट्रायंगल। तो बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, एलियन के कॉन्सेप्ट्स, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और रियल लाइफ स्टोरीज, तो ये सब पे हम आज बातचीत करें। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। यूएस नेवल एयर फ्लाइट स्टेशन से फ्लाइट्स टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रही हैं अपने यूजुअल नेविगेशन और बॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए। तो फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले जब चेकअप के दौरान ये पाया जाता है कि किसी भी विमान में घड़ी मौजूद नहीं है, तो उसको ये बोलकर टाल दिया जाता है कि जितने भी लोग मौजूद होंगे, जैसे कि कमांडर हो या कोई भी लोग हो, उनके पास अपनी घड़ी है, तो इसलिए किसी भी एयरक्राफ्ट में घड़ी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब दोपहर 2 बजे का टाइम है और उस दिन का पहला ग्रुप टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस ग्रुप में टोटल हमारे पास 5 फ्लाइट्स हैं, जिसको कमांड कर रहे हैं चार्ल्स सी टेलर, और उन 5 फ्लाइट्स को मिलाकर उनमें टोटल 14 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। टेक ऑफ के बाद स्टार्टिंग के 2 घंटे तक सब कुछ एकदम सही चलता है, लेकिन जैसे ही 2 घंटे बीतते हैं तो जो हमारे टेलर है, जो कि कमांडर है, उनकी कंपास काम करना बंद कर देती है। वो अब दिशा निर्देश नहीं दे सकते, तो वो अपने पीछे प्रेजेंट 4 फ्लाइट से पूछते हैं कि मेरी जो कंपास है वो काम नहीं कर रही है, क्या आप प्लीज हमें डायरेक्शन देने में मदद कर सकते हैं। जिससे कि पीछे जो प्रेजेंट एयरक्राफ्ट होता है वो बोलता है कि हे टेलर, हमारी जो दोनों कंपास है वो भी खराब हो चुकी हैं, इसलिए हम आपके इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, आप प्लीज बेस पर मैसेज भेजकर उनसे मदद मांगिए। अब टेलर बेस को मैसेज भेजते हैं कि हमारी सबकी कंपास खराब हो चुकी है और हमें नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप प्लीज हमारी कुछ ना कुछ मदद कीजिए। तो बेस अब टेलर को ये कमांड करते हैं कि आप अपना ट्रांसमीटर करेक्ट कीजिए ताकि हम आपकी जो लोकेशन है उसको एग्जैक्टली देख सके और आपको आगे की डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। लेकिन टेलर ने नहीं सुनी। टेलर ने बोला कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगा, आप मुझे मत बताइए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब टेलर ने खुद बेस से मदद मांगी तो अब बेस का मैसेज उन्होंने क्यों नहीं माना। इसका रीजन ये है कि बेस से जो मैसेज आया था उसमें टेलर को फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए बोला गया था 4800 किलोहर्ट्ज, लेकिन टेलर ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं अपने प्लेन को रिस्क में नहीं डालूंगा, इसलिए मैं सिर्फ ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को 3000 किलोहर्ट्ज तक ही सेट करूंगा, लेकिन उससे कनेक्शन नहीं बन पा रहा था और बेस और टेलर के बीच में जो कम्युनिकेशन थी वो नहीं हो पा रही थी। ये सब होते होते अब शाम के 5 बज चुके हैं। ट्रांसमीटर कनेक्टिविटी अब तक नहीं बनी है और जो थोड़ी बहुत बातचीत रेडियो के थ्रू हो रही थी वो भी अब कम होने लग गई, क्योंकि जो मौसम है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच टेलर का एक मैसेज आता है। वो बोलते हैं कि मुझे फोर्ट लॉडरडेल जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पानी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग सब हार चुके हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ पर है, हम लोग बिल्कुल गुम हो चुके हैं, वी आर टोटली लॉस्ट। और ये जो मैसेज था ये टेलर का लास्ट मैसेज था। इस मैसेज के बाद आज तक किसी को नहीं पता कि वो 14 लोग कहाँ पर हैं और वो 5 एयरक्राफ्ट कहाँ गए। अब जब 5 फ्लाइट से कनेक्शन टूट चुका है और ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि सारी फ्लाइट्स लॉस्ट हैं, तो 2 फ्लाइट को एक सर्च ऑपरेशन में भेजा जाता है, जिनमें से कि सिर्फ एक रेस्क्यू फ्लाइट वापस आती है और आज तक नहीं पता कि वो दूसरी रेस्क्यू फ्लाइट और उसके जो 13 मेंबर्स हैं वो कहाँ गए। अब जैसा कि आपने ये इंसिडेंट सुना, ऐसा ही एक और इंसिडेंट भी है। एक यूएस नेवल शिप जिसका नाम है यूएसएस साइक्लोप्स, वो यूएस से ब्राजील जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो ब्राजील कभी नहीं पहुंचती। वो कब गई, कहाँ गई, कैसे गई, किसी को आज तक कुछ नहीं पता। 1948 में एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट जिसका नाम होता है स्टार टाइगर, वो अपनी रेगुलर फ्लाइट के लिए रवाना होता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसको ये कमांड किया जाता है कि आप बर्मुडा कंट्री में लैंड कीजिए। लैंड से 2 घंटे पहले तक वो फ्लाइट बेस के साथ कांटेक्ट में होती है, लेकिन फिर ना वो फ्लाइट कभी लैंड करती है और ना ही उसका बेस पर कोई भी मैसेज आता है।
और आज तक ये चीज़ किसी को नहीं पता कि उस फ्लाइट में बैठे सारे के सारे पैसेंजर्स और वो फ्लाइट कहाँ गई। ये जो 3 इंसिडेंट्स आपने अभी सुने, ये जिस जगह पर हुए उसको आज आप बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब ये जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम है, ये कहाँ से आया? ये नाम विंसेंट गैडिस की एक मैगजीन द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल से आया, जिसमें कि उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया को 3 कंट्रीज के बीच का एरिया बताया, बर्मुडा, फ्लोरिडा और पुर्तो रिको। अब ये जो एरिया है, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये 2,70,000 स्क्वायर माइल, मतलब कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये मैगजीन काफी फेमस हुई अपनी मिस्टीरियस स्टोरीज और बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से इसकी लोकेशन इतने पास होने पर भी यूएस ने आज तक इसको कभी भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया और ये आपको किसी भी ऑफिशियल मैप में नहीं मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल नाम विंसेंट गैडिस की एक मैगजीन के बाद फेमस हुआ। इसी तरीके से इसके और भी नाम हैं, जैसे कि लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, द डेविल्स ट्रायंगल, द होबू सी। जैसे कि मैंने अभी आपको एयरप्लेन और शिप के इंसिडेंट्स बताए, तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कितने प्लेन्स और ऐसे कितने शिप्स हैं जो कि बर्मुडा ट्रायंगल में गई तो लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आए। तो ऐसे 50 शिप्स और अप्रॉक्सीमेटली 20 एयरप्लेन्स हैं जिनका आज तक भी कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इस चीज को लेकर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी हैं, जिनमें से कि सबसे पहली एक्सप्लेनेशन बर्मुडा ट्रायंगल वाले रीजन का हेवीली ट्रैफिक्ड होना। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो बर्मुडा ट्रायंगल वाला एरिया है वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक्ड है कि वहाँ पर एक्सीडेंट होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर एक एक्सीडेंट होता भी है तो इतना हेवीली ट्रैफिक्ड एरिया होने के बावजूद वहाँ पर कभी भी किसी ने कोई भी रिमेन किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी शिप का या किसी भी प्लेन का आज तक नहीं देखा। दूसरी एक्सप्लेनेशन, जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो हमारे अर्थ के इक्वेटर जोन में लाई करता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर जोन है ये अर्थ के कहाँ पर लाई करता है। ये अर्थ के एकदम सेंटर में लाई करता है। अब इसकी एक खास बात ये है कि ये जो इक्वेटोरियल जोन है ये अर्थ का वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट है। मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट होने की वजह से यहाँ पर हरिकेन्स डेवलप होते हैं। अब अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट में देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हरिकेन्स को साइक्लोन्स बोला जाता है। अगर आप पैसिफिक ओशन की साइड जाएंगे तो वहां पर इसको टाइफून्स बोला जाता है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये भी एक रीजन हो सकता है वहां पर शिप्स का और प्लेन का सिंक हो जाना। अब वो कैसे? हरिकेन्स में विंड का बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो शिप्स को और प्लेन्स को अपनी तरफ खींचती हैं और अपने अंदर संभाल ले जाती हैं। इसकी थर्ड एक्सप्लेनेशन हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और जो उसका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो अलाइन नहीं है, मतलब कि वो सेम पोजीशन की तरफ पॉइंट नहीं करता है। उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, जिसकी वजह से अर्थ के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल, जहाँ पे कंपास में जो नॉर्थ पोल है वो कंप्लीटली शो नहीं हो पाता कि वो किधर है, इसलिए जो हमारी कंपास है वो डगमगाने लग जाती है। फोर्थ एक्सप्लेनेशन जो साइंटिस्ट देते हैं वो देते हैं ओशियन सरफेस से रिलेटेड। ओशियन का जो सरफेस होता है उस पे टाइम टू टाइम मीथेन के डिपॉजिट्स फॉर्म होते रहते हैं। अब जैसे ही वो डिपॉजिट्स फॉर्म हुए तो कुछ टाइम के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है या और किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू वो मीथेन डिपॉजिट्स अब धीरे धीरे बबल्स की फॉर्म में सरफेस पर आने शुरू होते हैं। अब एक पॉइंट पर वो बबल्स इतने सारे हो जाते हैं कि हम उसको एक सूप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब वो जो धीरे धीरे बबल्स इतने सब सरफेस पर आ रहे हैं और उनका सूप बन रहा है, तो वो शिप को और प्लेन्स को अपने अंदर एंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेशर होता है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी चीज को अपने साथ समुद्र में अंदर लेके जा सकते हैं। अब आपको ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड लगती है या नहीं लगती है, प्लीज पिन योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। मुझे भी ये एक्सप्लेनेशंस कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लगती हैं, इसलिए शायद हमारे लिए ही रिसेंटली मई 2022 में एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जितने भी बर्मुडा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स हैं ये कोई सुपर नेचुरल नहीं है। इसके पीछे दो रीजंस हैं।
सबसे पहला रीजन मौसम का खराब होना, और दूसरा रीजन जो उन्होंने दिया वो था ह्यूमन एरर, जो कि हमने अपने फ्लाइट 19 वाले केस में टेलर में देखा, जिन्होंने बेस की बात ना सुनते हुए सिर्फ अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए। लेकिन उन्होंने इस चीज की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी कि इन सब इंसिडेंट्स के कोई भी ह्यूमन रिमेन्स, कोई भी एयरप्लेन का पार्ट या किसी भी शिप का पार्ट आज तक किसी को क्यों नहीं मिला। जैसे साइंटिस्ट ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि बेशक ये इंसिडेंट्स हुए, लेकिन इनको जो एग्जैजरेशन मिला वो हमारे माइंड ने दिया। उनके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट या किसी भी रिसर्च में आज तक ऐसा नहीं बोला गया कि बर्मुडा ट्रायंगल वर्ल्ड का सबसे डेंजरस प्लेस है या फिर इट इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। आज भी बर्मुडा ट्रायंगल एक हेवीली ट्रैफिक रीजन है, और अब तो आप चाहें आप खुद भी वहां पे टूर पे जा सकते हैं। एक यूके की ट्रैवल एजेंसी द एंशिएंट मिस्ट्रीज क्रूज करके उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है कि आप आइए और बर्मुडा ट्रायंगल का टूर कीजिए। और हाँ, एक बात और, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर इन अ रेयर चांस आप वापस नहीं आते हो तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब वो पैसा किसको रिफंड होगा वो तो। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, please subscribe to my channel and hit the like button.